नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। 21 जून को पूरी दुनिया इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट करती है। एक ऐसी पहल जो भारत से शुरू होकर आज पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी है। इस बार 2025 में इसकी थीम है वन अर्थ वन प्लैनेट योगा, जो कि प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले ही अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि ये थीम जो है दरअसल पूरी दुनिया के लिए और पूरी मानवता के लिए भारत की ओर से एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। ये थीम हमें बताती है कि कैसे हमारा स्वास्थ्य और इस धरती का स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। तो इंटरनेशनल योग डे के मौके पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय श्री प्रताप राव जाधव जी। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार। और बहुत सारी शुभकामनाएं इंटरनेशनल योग डे की, क्योंकि ये वो दिन है जो भारत की दिन है। पूरी दुनिया के लिए ये मूवमेंट, इसकी अलग जगह भारत ने। इसकी जो थीम है काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि योग जो है वो इट्स फॉर वन अर्थ वन प्लैनेट वन ह्यूमैनिटी। इस थीम का इंटरनेशनल विजन क्या है? ये देखिए, ये बारी का जो हमारा 11वां संस्करण है योग का, जैसा कि आपने भी पहले बताया कि योग की शुरुआत हमारे देश से होकर आज पूरी दुनिया तक हमारे प्रधानमंत्री के बहुत और अथक प्रयास से पहुंच चुकी है। और ये 11वां संस्करण हम बहुत बड़ा बना रहे हैं। और हर साल जो भी हमारा 21 जून का जागतिक योग दिन होता है, उसके लिए एक हम नई थीम उसके लिए प्रधानमंत्री के माध्यम से दी जाती है। अभी ये बारी के जो हमारी थीम है कि वन अर्थ वन हेल्थ, इसका मतलब है कि दुनिया का पर्यावरण और योग के माध्यम से जो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो पर्यावरण का और स्वास्थ्य का भी बहुत नज़दीक का रिश्ता वहाँ पर आता है। तो हमारे देश का पर्यावरण भी अच्छा रहे और लोगों के सभी लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ये थीम एक बहुत दूरदृष्टिता से हमारे प्रधानमंत्री ने सोच कर दी है। और ये थीम के इर्द गिर्द ही सभी हमारे प्रोग्राम पूरे देश में हम अरेंज कर रहे हैं। इसमें हरित योगा भी हम कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, तो वही थीम हमने इसमें ली है कि भी सभी लोगों ने पर्यावरण का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, पर्यावरण अच्छा बनाने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। तो हम आप सभी ने अपने स्वास्थ्य के लिए योग भी करना चाहिए और साथ ही साथ अपने प्रियजनों के नाम से एक पेड़ भी लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, इस साल जो योग संगम है, ऐसे 1 लाख जो है वो इससे ज़्यादा स्थानों पर योग प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ओर आप लोग अग्रसर हैं। इसके पीछे सरकार की जो रणनीतिक सोच है वो क्या है? ये देखिए कि अब ये हमारे जो जागतिक योग दिन के 10 साल पूरे हो चुके हैं और ये हमारा 11वां संस्कार होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए थे कि ये बारी का ये योग संस्करण 11वां योग संस्करण बहुत बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया में भी होना चाहिए और विशेषकर हमारे देश में भी गांव से लेके बड़े शहरों तक भी ये होना चाहिए। और एक बड़ा योग कुंभ के नाम से इसकी लोगों में पहचान होनी चाहिए। तो उसी माध्यम से पिछले 3 महीने से ज़्यादा होकर हमारा मंत्रालय इसी पे काम कर रहा है और बहुत सारे इवेंट हमने इसमें बनाए हुए हैं। 100 दिन का काउंटडाउन कार्यक्रम भी हमने बनाया था जी। वो 13 मार्च से शुरुआत हुई थी उससे। तो पहला कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, दूसरा कार्यक्रम 75 दिन पहले वाला भुवनेश्वर में हुआ, 50 दिन पहले वाला महाराष्ट्र के नासिक में और 25 दिन पहले वाला पांडिचेरी। इसका मतलब कि हमारे देश के चारों विभागों में भी हमने ये बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। और उसके बाद में भी हमने बहुत सारे छोटे बड़े कार्यक्रम भी इसके साथ में लिए। बहुत सारे जगह पे योग का एक सभी मंत्रालयों के साथ हमने बैठक की, सभी मंत्रियों के साथ भी हमने बैठक की, सेक्रेटरी से साथ की और राज्यों के भी सभी लोगों के साथ में हमने इसमें जुड़ने के लिए, सहयोग करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वहाँ के सेक्रेटरी सभी से हमने बात की। और सभी लोगों ने इसमें इतना उत्साह बताया कि वो सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये बारी का जो 11वां संस्करण है तो एक बहुत ही बड़ा योग कुंभ जैसा ये बड़ा संस्करण होगा। बिल्कुल। एक और योग बंधन, जिसके माध्यम से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो दूसरे देश है, 10 से ज़्यादा देशों में बहुत सारे सत्र जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं।
आपकी सरकार जो है वो योग को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा बनाने के लिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी में लाने के लिए इस तरफ किस दिशा में अग्रसर हो रही है? अभी देखिए कि जब 2014 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योग की पहल की थी और वहाँ पर भी ये कहा था कि भाई ये योग सिर्फ भारत का ही नहीं है, तो पूरे देश के लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने इसके करना चाहिए और उसके फ़ायदे भी बहुत सारे लोगों को उसके मिलते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग उसके लिए, शांति के लिए, लोगों को एक संगठित करने के लिए योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। और उन्होंने पहल की और सभी देशों ने लगभग एक इससे उसको मान्यता दी थी और 21 जून ये तारीख भी तय हुई थी और 2015 से ये पूरी दुनिया में ये योग दिन मनाया जा रहा है। और पूरे दुनिया में हमारे जो देश के ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपश्चर्या करने के बाद में योग का संशोधन उन्होंने किया, आयुर्वेद का संशोधन उन्होंने किया। तो ये हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, योग साधना है। तो ये हमारे देश की भी पूरी दुनिया इसको अपनाए। हमारे प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि थी और लगातार पिछले 10 साल से भी इस पर बहुत सारे प्रयास हुए। अभी भी ये 11वें संस्करण के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि पूरे दुनिया के लोग योग के बारे में इतनी जानकारी चाहते हैं, योग के बारे में इतने अट्रैक्ट है। और जो लोग भी योग करते हैं उन्होंने अपनी दिनचर्या का भाग उसको बना रखा है, तो वो लोग बहुत ही प्रसन्नता से लोगों को बताते भी रहते हैं कि योग में कितने फायदे। जी। योग का जो हम बोलते हैं कि योग का जो है कि बीमारी के पहले भी और बीमारी के बाद में भी योग इसीलिए किया जाता है कि कोई बीमारी ना हो। योग इसलिए भी किया जाता है कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी योग में बहुत सारे संसाधन, आसन उसमें है। तो ये योग की लोकप्रियता बढ़ रही है और सही मायने में हमारी ये प्रधानमंत्री की सोच अब दुनिया में भी स्वीकार ली है। जी, मैं यहाँ पे हरित योग का भी जिक्र करना चाहूँगी। हरित योग इन्वायरमेंट को कैसे कनेक्ट करता है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत हमेशा से एक जो है ग्रीन अर्थ की बात करता है। अभी जो हम देख रहे हैं कुछ सालों से कि पर्यावरण में जो भी बदलाव हुए क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके इतने परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं कि अभी देखो कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, कभी होती है ज़्यादा होती है, कहाँ ओले गिरते हैं, कभी सूखा होता है, कभी अभी हमारा टेम्परेचर धूप दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि 45 से ऊपर टेम्परेचर हमारा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो पर्यावरण बिगड़ गया है तो ये हमारे पेड़ काटे जाने से या हमारा जो हरित जो हम बोलते हैं कि उससे वजह से होगा। और ये पूरे दुनिया ने मान लिया है, हमारे भारत ने नहीं तो पूरी दुनिया इसके बारे में बहुत सारा मंथन कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होना चाहिए कि जो पिछले कई वर्षों से उसकी काटने से कमी आ गई है। और प्रधानमंत्री ने भी पीछे एक थीम दी थी कि एक पेड़ माँ के नाम जी, कि उनकी सोच ये थी कि भाई कम से कम अपने प्रियजनों के याद के लिए अगर हम एक पेड़ लगाएंगे तो उनकी याद हमारी नज़र के सामने रहेंगी और लोग भी उसको अच्छी तरह से उसकी देखभाल करके उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया भी। तो इसका पर्यावरण से बहुत नज़दीकी संबंध है। देखो पर्यावरण अच्छा रहने से जो हम अभी विकास की बात करते हैं, हमारे अच्छी खुशहाली की बात करते हैं, तो उसमें पर्यावरण का बहुत बड़ा महत्व है। पर्यावरण अच्छा रहेगा तो सभी चीज़ें ठीक से हो पाएंगी। तो पर्यावरण का भी इसमें हमने सोच लिया है। और दूसरी बात, योग से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दिमाग शांत रहता है, कोई बीमारी से आदमी दूर रहता है। अगर हमारे देश के लोग या दुनिया के लोग तंदुरुस्त रहेंगे तो हम विकास की तरह जल्दी अग्रसर वहाँ पर हो जाएंगे। तो जैसा कि स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा महत्व आता है, स्वास्थ्य भी और पर्यावरण भी, इसको जोड़ के हम यहाँ भी सभी कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, क्या सरकार योग समावेशन के माध्यम से जो सोशल इंक्लूजन है उसको एक नई दिशा दे रही है, एक नई बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो जन भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है ये योग समावेशन? ये देखो, योग का समावेश है कि योग के लिए सबको योग में समावेशित करना है, योगा सब लोगों तक लेना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये नारा दिया था कि हर घर योग जी, कि हर घर में सभी लोगों ने योग करना चाहिए। और उनके सोच के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार हमारे मंत्रालय ने भी योग के बहुत सारे पैकेज हमने तैयार किए हुए कि जैसे कि मैं उसमें बताऊंगा कि
जिसको डायबिटीज़ है तो उन्होंने कौन से आसन करा। अभी पूरे योग में तो सैकड़ों आसन है, वो इतने हजारों आसन तो सभी लोग एक दिन में नहीं कर सकेंगे, लेकिन जिसकी ज़रूरत है, जिसका फ़ायदा करके लेना है, तो डायबिटीज़ वालों के लिए कौन से आसन फ़ायदादायी है, बीपी वालों के लिए कौन से है, हमारे युवाओं के लिए कौन से, बुजुर्ग लोग कौन से आसन कर सकते हैं, हमारे जो छोटे बच्चे उन्होंने कौन से आसन करना चाहते हैं, जो हमारी गरोदर माता है उनके लिए भी योग में बहुत सारे अच्छे आसन दिए हुए, तो उनके लिए भी पैकेज बनाए। बहुत सारे लोग हमारे दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, बैठ बैठ कर थक जाते हैं, तो उनमें भी उनके लिए भी हमने वाई ब्रेक नाम का एक ऐप योगा का प्रोग्राम तैयार किया कि 5-10 मिनट कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते। तो ये योग समावेश जिसको बोलते हैं कि सबको योग में समाहित करना है, सिर्फ सभी को बोले तो पूरी दुनिया को। जी बिल्कुल सर, चूँकि आपने अभी बात की बीमारियों में योग किस तरीके से कारगर है, इस समय जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, एम्स में भी इस पर प्रयोग हो रहा है और अब इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि किस तरीके से एलोपैथ के साथ योग को और आयुर्वेद को जोड़ा जाए, मतलब इंटीग्रेट करके इलाज करना। ये कितना यूनिक और कितना सही दृष्टिकोण में जाता हुआ पहल है, क्योंकि अब इन पद्धतियों के माध्यम से संपूर्ण चिकित्सा संभव है। ये देखिए, हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा पिछले कई साल कि पिछले 60 बरस में कभी हमारे देश की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी, चाहे आयुर्वेदा हो, योगा हो, इसकी तरफ कहीं ज़्यादा ख्याल नहीं दिया गया। लेकिन जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, उन्होंने देश के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की और उन्होंने सीधा लोगों को संदेश दिया कि भाई हमारा आयुर्वेद हो, योगा हो, उसके माध्यम से भी बहुत फायदे हो सकते हैं और वो लोगों तक जाना चाहिए। और देखो कि अभी और वो इंटीग्रेटेड इलाज की भी बात करते हैं कि एलोपैथी के साथ में हमारी पारंपरिक चिकित्सा भी चलना चाहिए। तो अभी उन्होंने निर्देश दिए कि अभी सभी एम्स में आयुष के भी विभाग अभी खोले जा रहे हैं, वहाँ आयुष का भी काम वहाँ हो रहा है, सभी एम्स में हो रहा है। बाकी के जगहों में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे गांव में भी अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर 12,500 से ज़्यादा हमारे देश में है, अभी बनाना चालू है नैम के माध्यम से। और जो भी हमारे हॉस्पिटल है, चाहे वो पीएससी हो, सीएससी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, उसमें भी आयुष के विभाग खोलना शुरू हो गए हैं और सभी लोग अब इसको योगा को अपना रहे हैं कि इंटीग्रेटेड इलाज से निश्चित रूप से लोगों पर इलाज अच्छी तरह से हो सकते हैं और इसका काम बहुत अच्छी तरह से हमारे पूरे देश में हो रहा है। सर, आपने अभी नैम का जिक्र किया, नेशनल आयुष मिशन, इसकी अचीवमेंट्स मैं चाहूँगी कि आप इस पे प्रकाश डालें, क्योंकि ये पूरे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, अभी ये आयुष मंत्रालय का प्रभार स्वीकारते हुए मुझे कल ही 1 साल पूरा हुआ जी। जो मैंने देखा कि हमारे पूरे सांसदों से मुझे रिक्वेस्ट आती है कि वे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आयुष अस्पताल दो। हमारी नैम की एक स्कीम है जी, जिसमें हम 50 बेड का हॉस्पिटल, 30 बेड का हॉस्पिटल और 10 बेड का हॉस्पिटल स्पेशल उसके माध्यम से हम देते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी हम उसी माध्यम से आयुष के हम उसमें बना रहे हैं। तो लोगों में आयुष के उपचार के बारे में, चाहे आयुर्वेदा हो, कहाँ पर होम्योपैथी चलता है, कहाँ पे सिद्धा चलता है, तो लोगों में बहुत ही इसके लिए अट्रैक्शन है, चाहते हैं, क्योंकि लोग अभी बहुत ज़्यादा पैमाना पर हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए और लोग तो इतना तो समझ चुके हैं कि आयुष की जो भी उपचार पद्धति है उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। भला ही उसमें थोड़ी देर लगती होगी, समय लगता होगा, लेकिन परफेक्ट इलाज होते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बहुत गर्व से कहूँगा कि हमारे आयुर्वेद में भी ऐसी कोई बीमारी नहीं कि उसके ऊपर दवा नहीं है। बहुत सभी, चाहे दिमाग की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, लीवर हो, पैनक्रिया हो, किडनी हो, कैंसर हो, सभी तरह के पेशेंट ये आयुष के ट्रीटमेंट से दुरुस्त हो रहे हैं और लोग उसको बड़ी बड़ी बीमारियों के ऊपर भी आयुष के उपचार कर रहे हैं। तो ये नैम के माध्यम से भी बहुत सारा, अभी हमारा बजट भी पहले जब 2014 में पहले मंत्रालय खोला था तो इसका बजट कुछ 80 करोड़ के लगभग था। आज वो बढ़कर लगभग 1350 करोड़ तक पहुंच गया है और उसमें डिमांड इतनी आ रही है कि डिमांड हम सिर्फ 50-60% ही पूरा कर पा रहे हैं। कल ही हमारी बैठक हमारी फाइनेंस कमीशन के साथ में वहाँ पर हुई, हमने सभी ये बातें उनके ध्यान में, उन्होंने भी बोला कि हम निश्चित दृष्टि से इस पर पॉजिटिवली सोच के
हम इस पे निर्णय लेंगे। बजट बहुत लोगों की डिमांड है, तो बजट बढ़ाने की भी बात हो रही है। जी बिल्कुल सर, आप लोग पूरे देश में योगा पार्क जो हैं वो स्थापित कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए जो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किस हद तक आगे बढ़ चुका है और इसका क्या विज़न है इसे लेकर? ये देखो, जो मेरा अनुभव रहा है कि जब शुरू में हम योगा सीखने जाते हैं या योगा सीखने की इच्छा होती है तो अकेले में योगा करने में थोड़ा उसको थोड़ा ठीक नहीं लगता या उसका मन नहीं उसमें लगता। जब 10, 20, 50, 100 लोग सामूहिक योगा करते हैं तो उसमें ज़रा थोड़ा लोगों को इंटरेस्ट आता है और बढ़ चढ़कर लोग उसमें सहभाग भी लेते हैं। तो फिर मेरे दिल में भी एक कल्पना आई थी कि भाई हमारे बड़े शहरों में बहुत सारे लेआउट होते हैं, हमारे बिल्डिंगें बनती हैं, वहाँ पर ओपन स्पेस होते हैं, गार्डन होते हैं, और गार्डन में तो लोग वैसे घूमने का बैठने के लिए तो करते हैं। तो वहाँ पर सुबह सुबह 1 घंटे तक अगर योगा के लिए सभी आजू बाजू के लोग, बुजुर्ग होंगे, जवान होंगे, हमारी महिलाएं होंगी, वो आके अगर योगा करेंगी तो निश्चित लोग योगा लोगों में और भी लोकप्रियता बढ़ेगी, हर घर तक योगा पहुँच जाएगा। तो करने हमने ये पार्कों में योग पार्क खोलने की योजना बनाई। ये साल में हम लगभग हमारे जो भी बड़ी दवाई क्या कंपनी, हमारे आयुष की जो भी दवाई बनाने वाली कंपनी है, उनका सहयोग, हमारे मंत्रालय के सहयोग से 1000 योग पार्क हम वहाँ पर बना रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में योगा सिखाने वाले लोग बहुत हैं। हमने भी योग सर्टिफिकेट का कोर्स शुरू किया है। योग गुरु बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। योग के रोज़ भी अपने अकेले में, लोग अकेले में करते तो बोलता मैं घर में करने वाला, तो मैं वहाँ जाके लोगों के सामने करके उनको सिखाऊंगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी मैंने मेरे गांव में ही एक जगह पे किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि रोज़ 200-250 लोग, और उसमें 50-60 महिलाएं भी आती हैं। तो योग का अभी हम ये माध्यम से 21 जून जो हमारा जागतिक योग दिन के माध्यम से गांव-गांव तक योगा के कार्यक्रम दररोज हो, क्योंकि ये एक दिन का इवेंट नहीं कि 21 जून को आए योगा करें तो साल भर करने का काम नहीं। ऐसा नहीं कि ये योग को लोगों ने जीवन शैली में उसको अपनाना चाहिए, बनाना चाहिए। हाँ, लाइफस्टाइल में जीवन शैली जिसे बोलते हैं, तो वो हिसाब से हम लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपने आयुष मंत्रालय ने एक योग कनेक्ट और योग अनप्लग्ड जैसे कार्यक्रम चलाए हैं, खासकर युवाओं को केंद्रित करके। वैसे हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न हमारा यूथ है वो भी योग से बहुत प्रभावित और अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इस तरह के जो कार्यक्रम है वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं यूथ्स को जोड़ने में? अभी देखिए, अभी जो हमने योग कनेक्ट और योग अनप्लग्ड के बारे में आपने जो पूछा, तो अभी योग अनप्लग्ड के बारे में जो है कि युवाओं को योगा के साथ में जोड़ना, इसी का भी हमने एक कार्यक्रम अभी हमारे महाराष्ट्र के पुणे के बाजू में जो कैवल्य धाम करके जो है, आपने भी सुना होगा कि वहाँ पर हमें यंग माइंड्स के लिए एक प्रोग्राम वहाँ पर लिया था। बहुत सारे युवा उसमें शामिल हुए थे, और ऐसे हर जगह पे ऐसे कार्यक्रम करके युवा को हम जोड़ना चाहते हैं। योग कनेक्ट जो है उसका भी कार्यक्रम अभी एक 14 जून को हम उसके लिए इनॉग्रेशन वहाँ पर कर रहे हैं। परसों के दिन वो कार्यक्रम हो रहा है। उसमें बहुत सारे योग विशेषज्ञ आ रहे हैं, वहाँ पर योग गुरु आएंगे, जो युवा योग प्रशिक्षक है उनको भी हमने बुलाया, मीडिया वालों को भी हमने वहाँ पर आमंत्रित किया है कि ये योग कनेक्ट के माध्यम से युवाओं को भी इसके साथ में बड़े पैमाने पे हमें जोड़ना है। जी सर, योग रिसर्च और मॉडर्न मेडिसिन के साथ आयुर्वेद को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया था। तो हमारी जो पुरानी पद्धतियां हैं, यूनानी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, उसको जो होम्योपैथ है, इन सबको एकीकृत करके आने वाले समय में बीमारियों के इलाज के लिए काम चल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि तमाम एम्स में इस पर काम हो रहा है। इसे लेकर क्या और फ्यूचर प्लानिंग्स हैं आपकी, ताकि ये सारी पद्धतियां जो हैं वो इंटीग्रेट होकर किसी भी मरीज़ का इलाज कर सके? ये देखिए, अभी हमारा जो आयुर्वेदा है, हमारे आयुर्वेद के जो कॉलेजेस है, हमारे आयुर्वेद की जो संस्थान है, जैसे कि हमारे दिल्ली में आया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, एम जैसा ही आयुर्वेद का एक बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में है, गोवा में भी है। वो सभी हमने इंटीग्रेट करे कि हमने अभी हमारे जो काम चल रहा है कि जो बीमारियों का डायग्नोसिस है, तो वो हम बड़े जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम, जैसे सोनोग्राफी है, उसमें MRI है, एक्सरे है, ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, ब्लड टेस्टिंग होता है, उससे बीमारी के पते लगते हैं। तो ये सभी का भी हम उसमें समावेश कर रहे हैं इंटीग्रेटेड के माध्यम से। और इलाज जो करना है तो वो आयुर्वेद के माध्यम से, या हमारे जो आयुष के
प्रैक्टिस चलती है होम्योपैथी, जैसे आपने बताया यूनानी सिद्धा, तो हमारी ट्रेडिशनल दवाइयों से हम उस पर उपचार करेंगे। रोगों का जो निदान है तो इंटीग्रेटेड जो भी मशीनरीज है उसका उपयोग कर तो हर जगह पे ये काम भी शुरू हुआ है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने लगे। जी सर, आयुर्वेद की चूँकि हमने बात की, चूँकि बहुत सारे लोग आज हम देख रहे हैं कि मॉडर्न ज़माने में भी लोग नेचुरोपैथी को अपनाना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद से उनका इलाज हो। देश में अभी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी देखते हैं। लोग इंडिविजुअल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट्स होते हैं। आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स को बनाने, उसे बढ़ाने, उसे इस्टेब्लिश करने की दिशा में भी आप लोग कोई कदम उठा रहे हैं क्या? निश्चित रूप से मैंने पहले भी बताया था कि पिछले कई सालों से हमारी जो ट्रेडिशनल और अच्छे उपचार पद्धति थी, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, ये जो हमारे थे सिद्धा वगैरह, तो उस पर लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। जी। अभी कोई चीज़ को आगे बढ़ाना है तो उसको राजाश्रय होने की बहुत आवश्यकता होती है। जी। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति दवाएं थी, इनको राजाश्रय पीछे जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। लेकिन 2014 के बाद में इसको बढ़ावा देने का काम बहुत ज़ोर शोर से हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी, निर्देश में, हमारे पूरे देश में यहाँ पर हो रहा है। और ये देखिए कि आयुर्वेद के बारे में जो लोग पूछ लेते कि लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और एलोपैथी में थोड़े इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, तो लोगों का जो झुकाव था तो ये था। लेकिन ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ जो मैंने खुद मेरे नज़र से भी देखी है, अनुभव भी मैंने उसका लिया है कि बहुत कैंसर जैसी बीमारियाँ, अभी क्या होता है कि किसको बड़ी बीमारी अगर डिटेक्ट होती है तो पहले वो एलोपैथी के तरफ ही जाते हैं, बड़े डॉक्टर के पास ही जाते हैं। लेकिन ऐसे कई मरीज मैंने देखे कि वो एलोपैथी के इलाज ख़त्म होने के बाद में जब भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था तो वो लोग आखिरी में आयुर्वेदा के तरफ, सिद्धा के, ये हमारे आयुष के इलाज के तरफ वो लोग आए और हमारे इलाज से दुरुस्त हो गए। तो ये लोगों का विश्वास बढ़ाने के, आयुष के जो भी हमारी ट्रेडिशनल दवाई है, तो लोगों में विश्वास पैदा करना का बहुत बड़ा काम हमें आगे करना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि लोग थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में उधर से थक जाने के बाद में इधर आते हैं, और ऐसी स्थिति में भी हमारे ट्रेडिशनल दवाई ने उनको रिलीफ दे हुआ है। अब लोग बहुत चाह रहे हैं, तो लोगों हमारा उसमें बहुत बड़ा काम चल रहा है। CCRA जैसी संस्थाएं, ICMR के साथ में भी जुड़कर अच्छी दवाई या अच्छी रिजल्ट उससे कैसे निकले, हमारे मैन्युफैक्चर के साथ भी बैठकें हो रही है, उनकी भी कुछ रिसर्च और उनकी भी लैब होती है। तो बहुत बड़े पैमाने पे काम चालू है और ब्रांडेड दवाइयाँ बहुत सारी भी हम अभी मार्केट में ला रहे हैं। जी प्रताप राव जी, अगर हम योग की बात करें या फिर आयुर्वेद की बात करें या फिर होम्योपैथ की बात करें या नेचुरोपैथ की बात करें, भारत जो है पूरे विश्व का विश्व गुरु रहा है आज से नहीं, सदियों से, आप इसे कह भी चुके हैं। मौजूदा वक्त में अगर मैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करूं, क्या कुछ ऐसी कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, MOUs हो रहे हैं कि हमारी ये पद्धतियां देश के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण करें? क्या इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं? ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषण में बोलते कि वसुंधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व हमारा एक कुटुंब है, एक परिवार है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं और लोगों को भी बताते रहते हैं। तो ये इसका बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे MOU हमारे हुए। अब लगभग 30 कंट्रीज़ के साथ में हमारे MOU हुए। मेरे ख्याल से लगभग 40 से ज़्यादा देशों में हमारी आयुष की चेयर जो होती है वहाँ पर काम कर रही है। बहुत सारे देश हमारे साथ ट्रेडिशनल दवाओं के लिए MOU करने के लिए आगे आ रहे हैं और पूरे दुनिया में इसका काम बढ़ रहा है। अभी भी जो इकोनॉमिकली भी देखें तो पहले से कई गुना इसमें बढ़त हो रही है, बहुत सारी जा रही है। लेकिन अभी जो पहले जो हमारा इसमें मैंने बोला कि हमारे पास में थोड़े जो आयुष की दवाई है उनके हमारे पास में थोड़े एविडेंस कम थे, उसमें रिसर्च पेपर जो होते वो कम थे। तो उसकी थोड़ी अभी उसमें हमने बहुत मेहनत से उसके पीछे हम लगे कि हमारा बहुत सारा रिसर्च हो, रिसर्च पेपर निकले, उनके अच्छे मेडिकल ट्रायल हो, एविडेंस तैयार करके हम दुनिया के सामने जाएंगे कि हमारी दवाइयाँ इस बीमारी के ऊपर अच्छी तरह से काम करती है। तो ये काम बहुत चल रहा है और मैं लगता हूँ कि आगे चलने के बाद में हमारे आयुष को और आयुष के इलाजों पर लोग विश्वास रखेंगे
हमारा जो एक्सपोर्ट है yes. वो बहुत इसमें बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, चूँकि ये विधा हमारे पास है और एक बहुत अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस देश के पास कि वो स्किलिंग में और बढ़ावा करके, रिसर्च पे और बढ़ावा करके, काम करके पूरी दुनिया के लिए हम एक बहुत सुंदर उदाहरण पेश कर सकते हैं और उनका सहयोग कर सकते हैं। सर, इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर चूँकि योग जो है वो अब एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है और भारत इसका जो है वो पुरोधा रहा है, इस मौके पर मैं चाहूँगी कि आप देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी अपनी तरफ से एक मैसेज दें। ये देखिए, मैं अपने देशवासियों को और पूरी दुनिया को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि योग जो है तो एक दिन का ये इवेंट नहीं है। ये योग को अपनी जीवन शैली बनाए। हम देखो बहुत सारा दिन भर हम काम करते लेते हैं कि लेकिन हमारे लिए भी हमने कुछ समय निकालना चाहिए। दिन में से कम 1 घंटा अगर हम योग के लिए दें तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो निश्चित हमारा उपयोग देश के लिए ज़्यादा होगा, देश के लिए भी हम लोग ज़्यादा काम कर सकेंगे, उसमें देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। देश को जो आगे ले जाने की सोचे तो स्वास्थ्य अच्छा रहना जरूरी। प्रताप राव जी, हाल के ही दिनों में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से ये जो जन जागरण का काम किया है, इसका कितना आप इम्पैक्ट देख रहे हैं और हम जानना चाहेंगे कि इससे किस तरीके से आप जो लोगों का पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ा रहे हैं। अभी देखो, हम सभी तरह देखते हैं कि सोशल मीडिया में अभी सभी लोगों को के पास पहुंचने के लिए अगर कोई अच्छा और कोई माध्यम अच्छा अगर होगा तो सोशल मीडिया है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया से सभी लोग लगभग जुड़े हुए हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी योग का प्रचार करने के लिए, योगों तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सारे ऐप्स भी निकाले कि जिसमें मैंने पहले बताया था कि वाई ब्रेक ऐप, कि उसके माध्यम से सभी कर्मचारी लोग अपने ऑफिस के जो ब्रेक टाइम होता है, लंच ब्रेक टाइम, तो उसमें 5 मिनट में भी वो दिन भर की थकान बैठे बैठे कुर्सी पर ही कुछ आसन करके वो सुस्त रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं योगा के। और उसके बाद में मैंने बताया कि हमने यूट्यूब पर भी अलग अलग पैकेज बना के डाले हुए कि जैसे कि कौन से बीमारी के लिए कोई योगा के आसन करना चाहिए, उसके लिए भी हमने यूट्यूब पर भी हमने उस पर अपलोड किए हुए। एक हमारा योग संगम पोर्टल है। अभी जो 21 जून का हमारा जो इवेंट हो रहा है, तो अभी हमको ये नहीं लगता था कि भाई कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी ये योग संगम के माध्यम से सभी संस्थानों, जहाँ पर भी योग के कार्यक्रम होंगे, जो भी विभाग या जो भी कार्यालय इसमें सहभागी होने की करेंगे, तो उसको हमने क्या कि भी योग संगम के माध्यम से अब उसमें रजिस्टर हो जाओ और कितने लोग वहाँ पर योगा कर रहे हैं उसमें आप इंस्टॉल उसमें कर दो। और उसको हमने माय भारत पोर्टल के साथ में भी इंटीग्रेटेड कर दिया है। तो बहुत सारा ऐसे सोशल मीडिया हमने बहुत सारे क्लिप निकाले, रील जिसे बोलते हैं, रील भी हमने क्या है वो जो हमारे अभी नई मीडिया में जो हमारा माध्यम से जो चलता है, जो मुलाकातें जो आती है, पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम, इस पर भी बहुत सारा प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है। और मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि लोग इतने उत्सुक है योगा के लिए। 21 जून का जो योगा है तो एक बहुत बड़ा योग कुंभ के नाम से सभी लोग इसको याद करेंगे, यादगार हो जाएगा। जब सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे देश का भी और दुनिया का भी स्वास्थ्य वहाँ पर अच्छा रहेगा। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप सभी लोग हर घर योग का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है उसका स्वीकार करें, अपने जीवन में योग को स्थान दें और योग के माध्यम से अपना स्वास्थ्य और अपने साथ साथ देश का स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा रखने के लिए इसमें आप सब लोग सहभागी हो जाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, योगा फॉर लाइफ स्टाइल, इसी मंत्र के साथ आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। इस मौके पर संसद टीवी से ये ख़ास बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आपकी थाती है, जो आपकी विरासत है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका संकल्प है, जो आपका ही अपना योग, जो कि पूरी दुनिया के लिए इस समय एक बहुत सुंदर मूवमेंट बन चुका है, इसे पहचानिए, जानिए, इसका हिस्सा बनिए और इस ग्लोबल मूवमेंट में, जैसा कि थीम ही है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसे पहचानते हुए इसे आगे बढ़ाइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में, इस खास संवाद में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।
टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।